Hello everyone, welcome to the channel. My name is Dolly Chabda. I am here with part 4 of chapter 1 What is Psychology. नेटमॉक आपको यूपीएससी, नेट और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके नेटमॉक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। तो आवर टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। कैसे साइकोलॉजी इंडिया में आया और यहाँ कैसे वो डेवलप होता गया। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी से ही निकल के आया है, पहले उसकी स्टडी फिलॉसफी में ही की जाती थी। तो इंडिया की जो फिलॉसफी है वो भी मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, माइंड बॉडी रिलेशंस, ऐसे साइकोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी वहाँ पे भी की जाती थी। पर अनफॉर्चुनेटली इंडियन साइकोलॉजी जो है वो इंडियन फिलॉसफी से निकल के नहीं आया। मतलब इंडियन साइकोलॉजी के जो रूट्स है वो भी वेस्टर्न फिलॉसफी में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी खोला गया कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, जिसके अंडर ही हम लोग साइकोलॉजी की स्टडी करते थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी था वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, और वहीं पे साइकोलॉजी का फर्स्ट लैब इंडिया में बनाया गया कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही 1915 में। तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में ही साइकोलॉजी लैब था जहाँ साइकोलॉजी की स्टडी हो रही थी। एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी खोला गया सेम कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही एक साल बाद 1916 में। तो पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी में ही स्टडी कर रहे थे, एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड 1916 में, एक साल बाद। फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट अप्लाइड साइकोलॉजी का 1938 में एस्टैब्लिश किया गया। अब अप्लाइड साइकोलॉजी और बेसिक साइकोलॉजी में जो डिफरेंस है वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही कि बेसिक साइकोलॉजी जो है वहाँ पे हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, और उन्हीं का जो एप्लीकेशन होता है डिफरेंट एरियाज में वो अप्लाइड साइकोलॉजी में आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी 1938 में खोला गया था। जब हम साइकोलॉजी इन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में साइकोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो है प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर सेनगुप्ता। तो जो प्रोफेसर बोस और सेनगुप्ता है, इन दोनों का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में। तो प्रोफेसर बोस जो थे उन्होंने 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन बनाया था। तो अब साइको एनालिसिस वाला जो था फ्रॉइड वाला कॉन्सेप्ट, राइट, तो बोस जो थे वो फ्रॉइड को फॉलो करते थे, वो उनके फॉलोअर थे। और जो प्रोफेसर सेनगुप्ता थे वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की स्टडी करते थे, मतलब कि वो जो विल्हेम वुंड थे उनके फॉलोअर थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और पटना में भी खोला गया कुछ सालों बाद। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे हमें साइकोलॉजी देखने को मिलेगा कि कैसे साइकोलॉजी धीरे धीरे कलकत्ता से लेकर मैसूर, पटना और फिर बाकी जगह पे एज अ स्ट्रीम बन के आया और कैसे उसकी स्टडी की जाने लगी। तो दो सेंटर्स है जो कि यूजीसी सपोर्ट करता है। अब यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन। ये कमीशन है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्निशन देता है, उनके सारे रेगुलेशंस बनाता है, मतलब उन्हें रेगुलेट करता है। तो उत्कल यूनिवर्सिटी जो कि भुवनेश्वर में है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स है साइकोलॉजी के स्टडी के लिए। फिर है दुर्गानंद सिन्हा ने एक बुक बनाई थी, बुक पब्लिश की थी, जिसका नाम था साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। तो इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है उसके 4 फेजेस में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो अब साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अब कोल्ड वॉर के दौरान जो दो पार्टीज थी जो कि लड़ रही थी, तो एक पार्टी थी उसमें से यूएसए। तो यूएसए वाली जो पार्टी थी उसे हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, जो यूएसएसआर और अलाइड फोर्सेस वाली पार्टी थी वो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री होती है, और जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया जो कि न्यूट्रल रही उस वक्त, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है। तो दुर्गानंद सिन्हा की जो बुक थी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री को हम लोग आजकल डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी कहते हैं। तो इंडिया में कैसे, इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो इन्होंने इस बुक में दिया है। तो इनके अकॉर्डिंग मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ 4 फेजेस। तो 4 फेजेस में इन्होंने इंडिया की साइकोलॉजी को दिखाया है। तो वो 4 फेजेस कौन से हैं? तो जो फर्स्ट फेज था उनके अकॉर्डिंग, उसमें हम लोगों ने क्या था, एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल मतलब वुंड वाला, स्ट्रक्चरलिज्म वाला, राइट।
फिर साइको एनालिटिकल मतलब फ्रॉइड वाला जिसका फोकस अनकॉन्शियसनेस पे था। एंड देन देयर इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड रिसर्च, जो भी अलग अलग टेस्ट हम लोग डेवलप करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, ये सारी टेस्ट कैसे डेवलप होती है, कैसे रिसर्च होते हैं, उसके लिए ये सब फेज़ 1 में था। फिर फेज़ 2 में हमें देखने को मिलता है कि कैसे अब साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस आने लगे, जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, हम लोग आगे स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो फेज़ 1 में हमें एक्सपेरिमेंटल साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में देखने को मिलता है। फिर जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है फिर फेज़ 2 आता है, जिससे कि अलग अलग ब्रांचेस निकल के आती है साइकोलॉजी की। फिर फेज़ 3 है जिसमें प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड रिसर्च है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च मतलब जो भी बिहेवियरल या थॉट प्रोसेसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में रिसर्च करना, कैसे आइडेंटिफाई करना, उन्हें कैसे ट्रीट करना, ये सब जो भी आया वो फेज़ 3 में आया। फिर है फेज़ 4 जिसे कि हम फेज़ ऑफ इंडिजिनाइजेशन कहते हैं। तो अब जैसे इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, उसी पर्टिकुलर प्लेस का, उसी प्लेस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वेस्टर्न फ्रेमवर्क वॉज रिजेक्टेड, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि साइकोलॉजी इंडिया में जो आया उसके रूट्स जो थे वो वेस्टर्न फिलोसफी में थे। तो वेस्टर्न फिलोसफी से लेके जो हम साइकोलॉजी इंडिया में स्टडी कर रहे थे, अब हमने वो वेस्टर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा के इंडियन कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की। अब इंडियन कॉन्सेप्ट कैसे लाया जाएगा कि इंडिया की जो सोसाइटी है उसका जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हमने साइकोलॉजी को, उसके प्रिंसिपल्स को मोल्ड करना शुरू किया। मतलब इंडिया के कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से हमने साइकोलॉजी को थोड़ा डेवलप किया, मॉडिफाई किया, सो दैट इंडिया के सोसाइटी कल्चर को वो सूट कर सके। तो ये 4 फेजेस थे जो कि दुर्गानंद सिन्हा की बुक में दिए गए थे कि कैसे साइकोलॉजी इंडिया में आया और कैसे उसका डेवलपमेंट होता चला गया। आई होप इट्स क्लियर। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की कैसे अलग अलग ब्रांचेस निकल के आई, तो जो ब्रांचेस है उसमें है सबसे पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड टू अवेयरनेस, राइट। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेसेस, जो मेंटल प्रोसेसेस हो सकते हैं जैसे कि थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो इन सब की जो स्टडी की जाती है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में वो सारे मेंटल प्रोसेसेस आएंगे जैसे एक्विजिशन, कोई भी नॉलेज को जब हम अक्वायर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे सेंसेस के थ्रू हम लेते हैं, उसे अक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं फिर अपने दिमाग में, फिर उसे मैनिपुलेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं कि जो ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके साथ वो मैच हो सके। और फिर जब हमारा कम्युनिकेशन किसी के साथ होता है तब हम उसे रिट्रीव करते हैं, उसे वापस से यूज़ में लाते हैं। तो ये सारे जो भी प्रोसेसेस है, एक्वायर करना, स्टोर करना, मैनिपुलेट, उसको चेंज करना और फिर ज़रूरत पड़ने पर वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना कम्युनिकेशन के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती है। तो ये जो ब्रांच है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। फिर हमारे पास दूसरा ब्रांच है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब बायोलॉजी जब बोल दिया तो मतलब बॉडी रिलेटेड, है ना। तो रिलेशनशिप कैसे बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी, बिहेवियर और बॉडी का जो रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी है वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में की जाती है। तो अब जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं या फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, जेनेटिक्स, जो कि हम जीन्स हम लोग कैरी करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिलता है, जो जनरेशन से पास ऑन होता रहता है, वो सब कुछ ये फिजिकल सिस्टम के अंडर में आएगा। वो कैसे बॉडी से वो कैसे बिहेवियर से रिलेटेड है वो हम लोग बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। देन देयर इज अनदर ब्रांच कॉल्ड न्यूरो साइकोलॉजी। अब न्यूरो साइकोलॉजी में हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे न्यूरल कम्युनिकेशंस होते हैं वो स्टडी करते हैं। तो अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि ब्रेन को जाके सिग्नल देते हैं और फिर अलग अलग हमको बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये जो केमिकल्स हैं, इनका कैसे क्या रोल हो सकता है हमारे बिहेवियर पे, कैसे साइकोलॉजी और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलेटेड है, ये सब हम लोग न्यूरो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं।
इसमें हम लोग रिसर्च करते हैं कि नॉर्मल जो ब्रेन है और कोई ब्रेन जो कि डैमेज्ड है, उसका पार्ट कुछ डैमेज हो चुका है, ये दोनों में कैसे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब ये डिफरेंसेस कैसे हम लोग देखेंगे, कुछ इमेजिंग टेक्निक्स होती है, जैसे MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और PET स्कैन होता है, CT स्कैन होता है, और EEG होता है। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है जो कि ब्रेन के जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है उसकी स्टडी करता है। तो ये सारी जो टेक्निक्स है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं हमारे साइंस ने जो दिए हैं हमें, तो ये सारे टेक्निक्स यूज़ करके ये लोग नॉर्मल ब्रेन और डैमेज ब्रेन में क्या डिफरेंस आ गया है वो स्टडी करते हैं। सो this is a branch called neuropsychology. Then there is a next branch called developmental psychology. अब developmental मतलब ये लाइफ स्पैन से रिलेटेड है, मतलब कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज तक, प्री नेटल स्टेज से लेकर ओल्ड एज तक, जैसे प्री नेटल, बर्थ, फिर चाइल्डहुड, ऐसे जो भी स्टेजेस, लाइफ स्टेजेस होती है किसी भी इंसान की, वो स्टेजेस में कैसे डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट या चेंज कैसे होता है, तो चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं जो कि बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है ना, ग्रोथ होती है जो हमारी। फिर सोशल चेंजेस, कैसे हम अपनी सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं, कैसा हमारा बिहेवियर होता है हमारे अराउंड जो पीपल होते हैं उनके साथ। फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो भी हमारे थिंकिंग में चेंज आता है, जो हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है, ये सारे जो भी चेंजेस हैं लाइफ स्पैन के, लाइफ स्टेजेस के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी स्टडी हम लोग करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो फोकस है वो पूरा फोकस इस पे होता है कि कैसे बायोलॉजिकल, सोशो कल्चरल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि इंटेलिजेंस, थिंकिंग, कॉग्निशन, ये सबको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ओवर द ईयर्स, मतलब हमारा जो पूरा लाइफ स्पैन है उसमें कैसे हमारे जो भी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं। तो वो सब हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर दूसरा ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी, सोशल मतलब सोसाइटी रिलेटेड, तो ये क्या स्टडी करता है कि कैसे लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, और उनका जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, मतलब एक दूसरे को आपस में हम लोग कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, वो सब की स्टडी सोशल साइकोलॉजी में की जाती है। जो भी हमारा एटीट्यूड है या इंटरपर्सनल रिलेशंस है वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे एक दूसरे से या सोशल एनवायरनमेंट की वजह से वो चेंज होते हैं, वो हम लोग सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। देन देयर इज अनदर ब्रांच कॉल्ड क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। तो जब कल्चरल साइकोलॉजी, तो कल्चरल बोलेंगे तो वो विद इन कल्चर की बात होती है, क्रॉस कल्चरल मतलब बिटवीन कल्चर्स की बात होगी, राइट। तो इसमें क्या स्टडी करते हैं हम लोग कि साइकोलॉजी जो बिहेवियर है हमारा या हमारा जो थॉट है या इमोशंस है वो कैसे कल्चर की वजह से चेंज हो रहा है, मतलब कल्चर का क्या कुछ रोल हो सकता है हमारे बिहेवियर में, हमारी साइकोलॉजी में, ये कल्चरल साइकोलॉजी स्टडी करता है। देन अनदर ब्रांच इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। अब एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या करता है कि जो एनवायरमेंट का अफेक्ट है, एनवायरमेंट का जो भी इन्फ्लुएंस ह्यूमंस पे कैसे हो सकता है उसकी स्टडी। अब एनवायरमेंट में हमारा क्या क्या आ सकता है, हमारे एनवायरमेंट में टेम्परेचर, कुछ फिजिकल फैक्टर्स है ना, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स, इनका कैसे ह्यूमंस पे या ह्यूमन बिहेवियर्स पे अफेक्ट हो सकता है वो हम लोग एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब जैसे टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो उससे थोड़ा चिड़चिड़ा सा बिहेवियर देखने को मिल सकता है। जब नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं जैसे कि अर्थक्वेक या फ्लड्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से कैसे ह्यूमन बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। तो इसमें यही सब कुछ स्टडी किया जाता है कि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो कैसे ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन साइकोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं, वो हम लोग एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में देखते हैं। फिर दूसरी ब्रांच है हेल्थ साइकोलॉजी। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, हेल्थ और साइकोलॉजी ये दोनों के बीच के रिलेशंस, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। अब जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है कुछ, वो कैसे हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस या एंजाइटी है ना,
जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब हमारी हेल्थ कैसे डिटोरिएट होती जाती है। तो हेल्थ और स्ट्रेस में कैसे रिलेशन है, कैसे स्ट्रेस होता है उसका कैसे इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है, कैसे हम उससे कोप कर सकते हैं, कोप अप करना मतलब कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि किसी भी साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से कैसे कोई इलनेस डेवलप हो सकता है, जैसे स्ट्रेस की वजह से कैसे कोई बीमार पड़ सकता है, और वैसे ही कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिससे कि हम इलनेस को ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एटीट्यूड लाना, पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये सब चीज़ें जो है इससे जो भी कोई इलनेस है या कोई बीमारी है वो कैसे हमें उसके ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है, कैसे किसी बीमारी से हम उभर के आ सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो हेल्थ साइकोलॉजी में हम लोगों को यही देखने को मिलेगा कि साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो कैसे हमारी हेल्थ के साथ रिलेटेड है, वो कैसे हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हमें देखने को मिलेगी आगे। तो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है ये क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को स्टडी करती है, उससे उन्हें ट्रीट करने के लिए अलग अलग इंटरवेंशंस देती है। तो अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब क्या होंगे, तो जब भी हमारा बिहेवियर कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ऐसे ही काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमें 12th के एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ये सब कैसे हो सकते हैं, कैसे इनके जो भी कोई कॉजेस हो सकते हैं, कैसे इन्हें हमें ट्रीट करना है, ये सब क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी में आता है। तो अब क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही कि जब हम लोग थोड़े लेस सीरियस प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो वो सिर्फ काउंसलिंग की मदद से ठीक हो सकते हैं। पर जब ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तब हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो काउंसलिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ या डेली फंक्शनिंग या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती है या चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है उनके साथ कैसे हमें डील करना है, वो काउंसलिंग हमें हेल्प करता है। जैसे आपने करियर काउंसलिंग के बारे में सुना होगा कि 10th-12th के बाद लोग जाते हैं करियर काउंसलर्स के पास, वो फिर उन्हें बताते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में हो सकता है, किस करियर को उन्होंने चूज़ करना चाहिए। तो जो भी वो करियर को लेके एक डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं वो करियर काउंसलर्स के पास जाके अपनी वो डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व करते हैं। तो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कैसे ट्रीट कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। अब एक बात है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ही ट्रीट करते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। बट द डिफरेंस इज साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं उनके पास मेडिकल डिग्री होती है, वो एमबीबीएस होते हैं और फिर उनके पास एक स्पेशलाइजेशन होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास मेडिकल डिग्री नहीं होती, उनके पास जो डिग्री होती है वो साइकोलॉजिकल डिग्री होती है, मतलब मास्टर्स होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में या बाकी कुछ। तो उनके पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोलॉजी की डिग्री देखने को मिलेगी और जो साइकियाट्रिस्ट है उनके पास मेडिकल डिग्री मिलेगी। प्लस साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब करते हैं, वो कुछ हमें दवाइयाँ देते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे सकते हैं, इस तरीके से वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। बट जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो वो कोई मेडिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं करते, वो कोई दवाई नहीं देते, वो कोई शॉक नहीं देते। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ थेरेपीज़, उनकी कुछ अलग टेक्निक्स होती है जिसे थेरेपीज़ कहते हैं, वो थेरेपीज़ दे के जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनको ट्रीट करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में। तो ये याद रखना, लोग काफ़ी समय साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में कंफ्यूज होते हैं, वो एक ही समझते हैं दोनों को, बट दोनों एक नहीं होते। फिर दूसरी ब्रांच है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये नई ब्रांच है। तो यहाँ पे कैसे जो अलग अलग कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स जो हो सकते हैं कैसे उसे मॉडिफाई करना, कैसे वर्क प्लेस को चेंज करना, मैनेजमेंट को चेंज करना, सो दैट हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ के मिले। तो ट्रेनिंग जो है
एम्प्लॉयज़ की वो कैसी होनी चाहिए, कैसे वर्क कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे हमें क्या कुछ हमारे क्राइटेरियाज होने चाहिए किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए, वो सब जो आता है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आता है, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल। तो HR डिपार्टमेंट होता है ना, हम सब कंपनीज में हम लोग देखते हैं HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, जो कि डील करते हैं, यही मैनेजमेंट देखते हैं वो कि जो रिलेशनशिप्स है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स का वो कैसा है और वो कैसा होना चाहिए सो दैट प्रोडक्टिविटी बढ़ के मिले। ओके, तो ये इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की ब्रांच थी। अब एक दूसरी ब्रांच है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल में बच्चे हमें देखने को मिलते हैं जिनकी तो बच्चों के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से हमें अलग अलग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करके मिलते हैं जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डिज़ाइन करते हैं। मतलब चिल्ड्रन स्पेसिफिक, उन चिल्ड्रंस की नीड के हिसाब से कैसे कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, कैसे उन लोगों को हमें हेल्प करनी चाहिए सो दैट दे कैन लर्न। अब इसका एक एग्जाम्पल है तारे ज़मीं पर मूवी। तो उसमें आमिर खान जो होते हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और जो वो बच्चा होता है ईशान, जिसे प्रॉब्लम होती है पढ़ने लिखने में, वो ज़्यादा कुछ पढ़ लिख नहीं पाता, तो जो आमिर खान होते हैं वो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ प्रोग्राम्स वैसे ही डिज़ाइन करते हैं सो दैट वो जो बच्चा है, वो जो ईशान है, वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके, वो लर्न कर सके। तो ये बच्चों की स्पेशल नीड्स के हिसाब से स्पेशल प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं। तो ये सब कुछ जो भी होता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी इस ब्रांच में होता है। तो इसमें इतना ही कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कैसे हम लोग स्कूल सेटिंग्स में या लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं सो दैट लर्निंग जो है वो एकदम अच्छी हो सके। फिर उसके बाद दूसरी ब्रांच है जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि कैसे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस जो है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा मोटिवेशन से या बाकी चीज़ों से। अब आपने एक पेप टॉक करके टर्म है, पेप टॉक, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी पर्सन को या कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो है उसको मोटिवेट किया जाता है, उसे एंथुसियाज्म दिया जाता है, इनकरेज किया जाता है कुछ वर्ड से। जैसे आप लोगों ने स्टेडियम में सुना होगा, जो ऑडियंस चिल्लाती है सचिन सचिन, तो ये क्या है, हम लोग चीयर्स कर रहे हैं सचिन को, तो ये सचिन को मोटिवेशन देता है ताकि वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर सके। और पेप टॉक खुद से खुद के लिए भी हो सकता है, जैसे सचिन खुद को बोल सकता है कम ऑन सचिन यू कैन डू इट। सो दिस इज व्हाट पेप टॉक, कि अपनी वर्ड से, अपने बातों से अपने आप को मोटिवेट करना, या किसी और की बातों से खुद मोटिवेट होना, या खुद किसी को बातों से मोटिवेट करना। सो दिस इज टर्म कॉल्ड पेप टॉक। तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में यूज़ होती है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का बातों से या हमारे चीयर्स जो हम देते हैं उससे परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो ये हमने आज अलग अलग ब्रांचेस देखी साइकोलॉजी की, कि कैसे आज साइकोलॉजी डिफरेंट सेटिंग्स में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और उसका अच्छा खासा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है या बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी आप नेटमॉक से जुड़े रह सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।